नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांसों के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जेहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और गहरा कर दे रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोविड-19 संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। कई जगह पर संक्रमण की अगर बात करें तो इसमें कमी आई है। कोरोना ने जिस तरीके से डराया, कोरोना ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया, कोरोना की कई ऐसी बातें हैं। कई दिनों बाद देश में संक्रमण के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में नए कोविड केस के मुकाबले ठीक होने की संख्या ज्यादा हो रही है। हालांकि केरल में 82 साल के बुजुर्ग की संक्रमण के कारण मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जून को कोविड संक्रमण को लेकर नए आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोविड के कुल एक्टिव केस 7,131 हो चुके हैं। इसके पहले 12 जून को कुल मामलों की संख्या 7,154 दर्ज किए गए थे और इस बीच अगर बात करें तो लगातार मामले अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। लिहाजा कोविड के एक्टिव मामलों में 23 की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 200 नए केस सामने आए हैं, जबकि 223 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं और इससे अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 7,131 हो गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 1,420 रही है। राज्यवार आंकड़ों में अगर नजर दौड़ाएं तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा 77 केस गुजरात में दर्ज हुए हैं। उसके बाद राजस्थान में 32, उत्तर प्रदेश में 24, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 14, असम में 7, हरियाणा और झारखंड में 5, पुडुचेरी में 4, लद्दाख में 3 और उड़ीसा में 1 मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो बढ़ोतरी हुई है। नए वेरिएंट के बाद अब तक 78 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल में 24 घंटे में एक व्यक्ति के मरने का मामला सामने आया। इससे पहले बुधवार को 3 लोगों ने जान गंवाई थी, जिनमें महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में 1 मरीजों की संख्या है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि केरल में नए वेरिएंट से 20 लोग मारे गए। आज की खास पेशकश में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में बात करें 290 जो हैं सक्रिय मरीज है। डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि देखिए आज 160 जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं, यानी कि लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। ये नोएडा का जिला अस्पताल आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खांसी, जुकाम और सिर दर्द होता है, तो डॉक्टरों को दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि क्या उनको कोविड जांच कराना है या नहीं कराना। डॉक्टर टीकम सिंह से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मीटिंग हुई थी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर। वहाँ मीटिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है, वो बताया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहा है, वैसे ही नोएडा में केस बढ़ रहे हैं। और बात करें नोएडा की तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केस है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। और लगातार डॉक्टर ये सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाए। खैर, अगर मास्क की बात करें तो तमाम जगहों पे हमने देखा, रियलिटी चेक किया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ज़्यादा मास्क नहीं लगा रहे और सरकारी अस्पतालों में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला जी हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपुल प्रकाश सीनियर कंसल्टेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है विपुल जी। चर्चा की शुरुआत तो संदीप कुमार जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए, कैसे बचा जाए, सबसे पहले आप प्रिकॉशन बताइए।
संदीप जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जैसा जी कि आप जानते हैं, कोरोना हमारे नया नहीं है, ये कोई बीमारी नई नहीं है। इसके वेरिएंट बदलते रहते हैं और वायरस का नेचर होता है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए लगातार वो अपने वेरिएंट बदलता रहता है, अपने अंदर म्यूटेशन लाता रहता है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई नाम नेचर उसका होता है और उनसे हम उसको जानते हैं। लेकिन जैसी स्थिति है, वर्तमान की स्थिति का आकलन करते हुए आप समझ सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स जो पहले जारी हुए थे वही सारे फॉलो करना है। भीड़ भाड़ इलाके में मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, जितना जरूरी हो भीड़ भाड़ से बचना है और कोई भी लक्षण आने पर डॉक्टर से संपर्क करना है, इसका इलाज लेना है और घर पर रेस्ट करना है। अगर बहुत जरूरी होगा तो ही हम आइसोलेशन या और सारी चीजें एडमिशन की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो भी केसेस हैं देखने को मिल रहे हैं वो सब केसेस हैं, सर्दी जुकाम है, माइल्ड खांसी है, कोई सीवियर केस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। उन लोगों के लिए सहूलियत ज्यादा रखने की जरूरत है जो पहले से किसी डिजीज से ग्रसित है, उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज रहती है या कम रहती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीजेज हैं या HIV पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है और कंप्रोमाइज रहती है, तो उनको कोविड ही नहीं कोई बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है, बहुत जल्दी उनको हानि पहुंचा जी सकती है। बिल्कुल। तो बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में या जो पहले से उनमें काफी सहूलियत रखने की जरूरत है। बाकी मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, तो हाइड्रेट रखें अपने आप को, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, पानी खूब पिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें जी और अनावश्यक ठीक है विपुल जी, ठीक है सर। विपुल जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि डॉक्टर संदीप अभी कई बातें बताएं, लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी भी जैसा कि डॉक्टर्स रोक रहे हैं, कुछ लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि इम्यून सिस्टम लोगों की मजबूत हो, स्ट्रांग हो, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे आप? नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बुलाने के लिए। खान पान का हमेशा हेल्थ पे हमारे डेफिनेटिव इम्पैक्ट होता है, तो खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो कोरोना के टाइम में जो हमने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा है, एक तो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ वाइटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसमें विटामिन डी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, मीट में मिलता है, फैट में अगर फोर्टिफाइड है तो उसमें भी मिलता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचना है। धूप में भी जो है हमारी स्किन विटामिन डी का संश्लेषण करती है, लेकिन देखा गया है कि भारतवर्ष में 80% से अधिक लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो एक तो विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो, या तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मंथली बेसिस पे कम से कम 60,000 IU की डोज ली जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो हेल्दी फूड का जो कॉन्सेप्ट है, जो जिससे अधिकांश लोग पहले से अवेयर रहते हैं कि हरी साग सब्जियों का भोजन में प्रयोग करना, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा न लेना और भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना, जी विटामिन का जो अच्छा अमाउंट है हमें अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है, तो इन सब सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो खान पान के पर्सपेक्टिव से तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विपुल जी, संदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए डॉक्टर्स कभी कभी ये कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, पनीर नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, ये किन केसों में आप लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनाना है, ऐसा है क्या? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स से दूरी एक तो इस मामले में बताते हैं कि अगर उसको कोई GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर कोई क्रॉनिक डायरिया का पेशेंट है, कोई हिपैटिक प्रॉब्लम है उसको, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इंडाइजेशन से जुड़ी हुई है, उसकी समस्या आंतों से जुड़ी हुई है, जो कि वो मिल्क को डाइजेस्ट कर रही है, दूध की जो शुगर है, लैक्टोज है, वो इंटॉलरेंस उसमें हो रहा है, तब हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। वैसे बाजार में मिलावटी दूध और मक्खन और पनीर बहुत आ रहा है, तो उससे बचना है जितना हो सके। आजकल बहुत आसान हो गया है सोया मिल्क बनाना और सोया मिल्क से उससे पनीर बनाना।
अगर जी। मैं सभी लिसनर्स को कहूंगा कि पनीर, जैसे गर्मियां चल रही हैं, पनीर मार्केट का जो पनीर खरीद के लाते हैं उस पर कितनी विश्वसनीयता है हम नहीं कह सकते। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सोयाबीन का मिल्क बना सकते हैं और उससे भी पनीर बना सकते हैं। यूट्यूब पे और बहुत सारे चीजें हैं, उनसे आप सीख सकते हैं और उतना ही स्वादिष्ट होता है, उतना जी। ही पौष्टिक होता है। ठीक है। हो सके उससे बचें। जी। विपुल जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए वैक्सीन की बात हो रही तो एक वैक्सीन पे रिलेटेड हम सवाल पूछ लेते हैं। देखिए दो आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने जो कहा, प्रेस्क्राइब किया कि 2 वैक्सीन लगाना है, इसके बाद बूस्टर लगवाना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जिन्होंने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज तो लिया लेकिन उन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया। क्या उन पर कोई अलग से कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, या क्या जिन्होंने बूस्टर लगवाया है वो उनसे कमजोर रहेंगे? इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। सौरभ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली जो वैक्सीनेशन हुआ था हमारा, वो 2020-21 के आसपास हुआ था अधिकांश लोगों का, क्योंकि वायरस अपने पैटर्न को चेंज करता है। अभी नया वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, NB 1.8.1। तो इसके अंदर जो है यह क्षमता है कि ये पुराने जो वैक्सीन हैं उनसे जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ है उसको इवेड कर जाए, उससे बच जाए। अभी जो लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, और बहुत सारे हेल्थ पोर्टल्स ने भी अपने न्यूज़लेटर में ये चीज लिखी है कि जो 2024 और 25 में वैक्सीन्स बनी हैं, मतलब जो लेटर स्टेज में वैक्सीन्स का निर्माण हुआ है, तो वह इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट डेफिनेटली इफेक्टिव होगी। तो अगर आपने पहले वैक्सीन ले भी रखी है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस पिछली वैक्सीन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो आपको डेफिनेटली ये बूस्टर ले लेना चाहिए। जी। संदीप जी, एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए कोरोना के बहुत जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, वैक्सीनेटेड है, अब आम जनमानस में एक अलग भ्रांति फैल गई। उसको मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कोरोना की वैक्सीन लगाने से। जैसे कि कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड लगवाने वालों को लेकर ये भ्रांतियां फैलाई गई कि उनके ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा है क्या सर, या ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड तथ्य नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, और ये सब केवल कहावतें हैं। ये हैं हम कोई भी चीज को रिलेट कर लेते हैं। जैसे ही आप दवा लेते हैं किसी डॉक्टर के पास, आप दवा लेके जाते हैं, आपको उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, आप सीधे क्लेम कर देते हैं कि आपने डॉक्टर से दवा दी थी, नहीं हुई थी। या पैर में चोट लग गई, तो आप दवा लेके हाथ में चल रहे थे तो पैर में चलते समय चोट लग गई, कि दवा हाथ से पकड़े थे इसलिए चोट लग गई। ये कोरिलेशन साइंटिफिक नहीं है, रिसर्च बेस्ड नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं, तो इन पे हम बहुत ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जो भी वैक्सीन लगे हैं उन कारगर हैं, तभी इतने लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। हार्ट अटैक क्यों हुआ है, थ्रोम्बोसिस क्यों हुई है, सडन हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, वो एक अनुसंधान का विषय है, वो एक रिसर्च का विषय है। उसमें वैक्सीन को डायरेक्ट क्लेम करना बिना किसी साक्ष्य के, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डॉक्टर्स की सलाह माने। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इतना रुपए खर्चा कर रही है, इतने पैसे खर्चा कर रही है, मैन पावर है, पूरी ताकत के साथ हम सबको बचाने के लिए पूरी सरकार जुटी हुई है। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या है या कोई ऐसी चीज है तो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी होगी, और उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो किसी न किसी बातों में आने कर, या मुझे लगता है ना कि जो भी लोगों के बारे में भ्रम है तो उनको सीधे डॉक्टर से बात करना चाहिए। और डॉक्टर, एक बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में कि जितनी जनसंख्या है उतने डॉक्टर हैं। जो डॉक्टर का मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में तो नहीं, लेकिन हमारी जनमानस में ये बात प्रचार हो गई है कि जो लोग जन्म लिए हैं भारत में वो डॉक्टर हो गए हैं। तो इसलिए हमें शिक्षित डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो डिग्री धारक डॉक्टर है, जिन्होंने है,
किसी रास्ते चलते आदमी से कोई बात करके और कोई धारणा नहीं बनाना। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत सही बात उठाया। मैं चाहता हूं कि सवाल इससे रिलेटेड पूछ लेता हूं। देखिए, आजकल आप भी क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर की जानकारी देते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, जबकि ऑथेंटिक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। कहीं से 2 अक्षर पढ़ लेंगे और वो ऐसा लगे कि इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। उनके लिए क्या कहेंगे जो भ्रम फैला रहे हैं, बिना कुछ जानकारी कहीं पढ़ लिया सोशल मीडिया पे इधर उधर, और वो ज्ञान देते हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लोग उनको देख रहे हैं। जी जी जी, वो एक्चुअली वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कहे जाते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। दरअसल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है। और हम सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसा होने लगे, उनके वीडियोस देख करके कोई ट्रीटमेंट आप स्टार्ट मत करें। कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज हो, आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है खाने की, कोई चीज ऐसी बता देंगे उसको आप ऐसा सेवन करिए, तो उसकी कोई भी चीज अगर वो औषधि है तो वो विष भी हो सकती है। अगर एक डेफिनेट क्वांटिटी में उसको बिल्कुल उसके पास बिल्कुल, डॉक्टर्स जो कहें उसी को करना चाहिए। विपुल जी, ऐसी एक खबर मैं मध्य प्रदेश की अभी पढ़ रहा था। एक लड़का था, उसने क्या किया कि YouTube से देखकर ऑपरेशन कैसे करे, सर्जरी वो कर लेता है खुद ही अपना, और फिर उसकी स्थिति इतनी एडवर्स हो जाती है तो डॉक्टर भी उसको नहीं बचा पाते। ऐसे ऐसे तो ज्ञानी लोग हो गए, उनको लगता है कि YouTube पे देखकर ही सारे ज्ञान हम अर्जित कर लेंगे। बहरहाल ये अलग पार्ट है। एक सवाल मेरा विपुल जी आपसे ये कि अगर कोई कोरोना संक्रमित हो गया तो उसको कैसे प्रथम दृष्टया कैसे पता चले, क्योंकि तुरंत उनको पता नहीं चलता। ऐसा कौन से उनके लक्षण हो जाए कि आसपास के लोग भी समझ जाए कि नहीं ये कोविड पॉजिटिव हो गया, इससे थोड़ी डिस्टेंसिंग बना लेनी चाहिए, या जो डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा मेंटेन करना चाहिए? जी सौरभ जी, देखिए कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, कई बार मतलब आप संक्रमित होंगे, आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सब क्लिनिकल केसेस जो है कम्युनिटी में ऑलरेडी जो है फैले हुए हैं। तो इसलिए अभी क्योंकि हम फिर से एक संक्रमण वाले काल में पहुंच रहे हैं, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो गैदरिंग वाले प्लेसेस पे मास्क का अमूमन इस्तेमाल जरूरी है ही। हालांकि जो कोरोना के मोस्ट कॉमन लक्षण हैं उसमें वही है कि सर्दी जुकाम का होना, स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन बिल्कुल चला जाना, और खांसी आना, फीवर आना, शरीर में अत्यधिक कमजोरी का महसूस होना, ये सारे लक्षण हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोग पहले पिछले कोविड से हमारा एक्सपीरियंस है हैप्पी हाइपोक्सिया का। कई बार पेशेंट्स को सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही होती है, लेकिन उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी कम होता है। तो अगर आपके पास SpO2 प्रोब है और आप इन लक्षणों से, सर्दी जुकाम, बदन टूटना, बुखार, इन चीजों से ग्रसित हैं, तो आप अपना SpO2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन का जरूर मॉनिटर करें। और आम जनमानस के लिए यह संदेश है कि अगर उनके आसपास कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन चला जाना, ये सब सारे लक्षण हैं, या सांस में ज्यादा दिक्कत है, तो उसके संपर्क में जाने से बचें, और अगर आवश्यक है तो हमेशा ही मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल संदीप जी, होम आइसोलेशन बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग कहते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या, अगर कोई होम आइसोलेट है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता दीजिए। आपने चिकन पॉक्स को लेकर के सुना होगा पहले। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है, स्किन डिजीज है, और इसमें जब किसी को चिकन पॉक्स निकल आता है तो पहले हमारे सभ्यता में इसको देवी देवताओं से जोड़ दिया जाता था कि देवी जी आई हैं इसलिए, क्योंकि उनके पास कोई नहीं जाएगा, उनको अलग कमरे में रख दिया जाए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है और ये संक्रामक होती थी। बड़े वैज्ञानिक इसके तथ्य थे, और ये अगर लोग इनके पास जाएंगे तो उनको भी संक्रमण हो जाएगा। तो आइसोलेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है, कमरे में वो अलग रहेंगे, क्योंकि जुकाम, अगर जुकाम होता है, नॉर्मल फ्लू भी होता है, वो भी संक्रामक होता है। जितने लोग उनके संपर्क में आएंगे सब प्रभावित होंगे। तो अगर टेस्टिंग नहीं भी कराई है किसी ने, तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को सर्दी जुकाम है, ज्यादा है, गले में खराश है, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, हल्की फुल्की सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर वो जांच अभी तक नहीं करा पाए हैं तो करा लें, और नहीं कर पा रहे हैं कोई और सैचुरेशन ठीक है, सारे वाइटल्स नॉर्मल हैं, GC बेटर है, GC मतलब जनरल कंडीशन उनकी बेटर है, वो फील बेटर कर रहे हैं, एपेटाइट गुड है,
तो उनको थोड़े आइसोलेट रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, ताकि बाकी लोग उससे संक्रमित ना हो और अपना खान पान नियमित रख के वो स्वस्थ हो सकते हैं। डायरेक्ट लेकिन कांटेक्ट में रहें डॉक्टर से कि ये उनके सिम्टम्स क्या हैं और डॉक्टर गाइड करेंगे। तो अलग कमरे में आइसोलेट रहने का मतलब ही यही है कि बाकी लोग, घर के बाकी लोग संक्रमित ना हो, चाहे वो कोविड हो चाहे वो ना हो। बिल्कुल। सौरभ जी, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई कोविड टेस्टेड पॉजिटिव है, उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उसको डेंजर साइंस का जरूर पता होना चाहिए। अगर और उसके पास अगर प्रेफरेबली एक SpO2 प्रोब हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने वाला, तो आइसोलेशन में भी अपना सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वह 95 के ऊपर है, फिर आप कंफर्टेबल हैं, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आपका जैसे बेसलाइन सैचुरेशन 97 रहता था और 95 आ रहा है, तो फिर आपको हमेशा एक पहले ऑक्सीजन चेक करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करके कमरे के अंदर ही उसके बाद सैचुरेशन चेक करना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर उसमें ड्रॉप होता है, अगर उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप है 2% से ज्यादा, तो यह जो है इस चीज को बताता है कि उस वायरस ने लंग पैरेन्काइमा को, फेफड़े को इन्वॉल्व कर लिया है। बेसिकली क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट ही हूँ, तो ये केसेस हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखे हैं। इवन मैंने अपने आप को खुद भी ऐसे ही डायग्नोज किया था कोविड के सेकेंड वेव में। तो इससे आप अर्ली मेडिकल अटेंशन सीख कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कई बार हाइपोक्सिया की सिचुएशन होती है, पेशेंट को इतनी सांस की दिक्कत नहीं होती, और जब तक ज्यादा दिक्कत होती है तब तक बढ़ चुका होता है। ठीक है, देखिए पेशेंट से रिलेटेड तो हमने बहुत सवाल कर लिया, लेकिन आप लोग हमेशा पेशेंट के लिए ही रहते हैं। आप लोगों से संबंधित सवाल संदीप जी तो बनता है, आप लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि काम तो आपको करना। अगर आप लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता और आपके पेशेंट कैसे सुरक्षित रहे, अपने आप को कैसे बचाने के लिए? क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरीके से आप लोग लगे रहते थे। क्या आप लोगों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है? खुद को बचाने के लिए जी हाँ सर, हाँ जी संदीप जी बताएं। हाँ, खुद को बचाने के लिए जैसा कि आपने पिछली वेव में देखा, जो कि बहुत फैकल्टीज में बहुत सारे मेडिकल, बहुत सारे डॉक्टर्स की कैजुअलिटीज हुई, क्योंकि हम लोग प्रिकॉशंस रखने के बाद भी बहुत सारे प्रिकॉशन, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये हम सब खूब करते हैं। लेकिन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और तरह तरह के पेशेंट आते हैं, कितना भी समझाने के बाद, उनको एग्जामिनेशन करने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत सारी सहूलियत रखते हैं। हमने अपनी वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, बूस्टर डोज भी लिया है, और जो जरूरी एहतियात है, जरूरी हम जो बाकी लोगों को बताते हैं, उसको भी हम खुद भी पालन करने का पूरी कोशिश करते हैं ओपीडी में कि हम उसको करें। लेकिन कहीं ना कहीं इतना संक्रामक अगर वो बहुत ज्यादा है, तो कभी ना कभी हम लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर हैं और हम इसके लक्षण को पहचान लेते हैं, अपनी, जैसे डॉक्टर ने डिस्कस किया, अपनी मॉनिटरिंग करते हैं, अपना सैचुरेशन देखते हैं, अपने वाइटल्स को मॉनिटर रखते हैं, और सिम्टम्स की सीवियरिटी को हम समझते हैं, अकॉर्डिंगली हम सिम्टम्स के अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया। तो कोरोना से सावधान रहना है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर्स ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही है, उन बातों को आप ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।